दोस्तों एक ऐसा बिजनेस जिसका शुरुआत 2 पैसे से हुआ और आज ये बिजनेस करोड़ों का बन चुका है। तो मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों हल्दीराम की। आज इनके नाम से आपको बहुत सारे भुजिया, मिक्सचर या फिर चनाचूर जैसी चीजें आपको देखने को मिल जाने वाली है। दोस्तों अगर आप भी चाहते हो कि हल्दीराम की पूरी बिजनेस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जाने और आखिर इनका जो सफर रहा, आखिर इन्होंने अपने बिजनेस में क्या क्या बदलाव किए, आखिर इनके बिजनेस में कहा उतार चढ़ाव आए, अगर आप भी चाहते हो कि इनकी पूरी हिस्ट्री जानना तो इस वीडियो को आप एंड तक आप जरूर देखना। अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको इस तरह की वीडियो देखना पसंद है तो चलिए दोस्तों बिना किसी फालतू बात के हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि हल्दीराम आज से लगभग 100 साल पहले ही स्टार्ट हो चुका था। हल्दीराम किसी भी ब्रांड का वैसा नाम नहीं था। शुरुआती में हल्दीराम एक इंसान का नाम था जिसके नाम पर आज ये पूरा नाम रखा गया है हल्दीराम। दोस्तों जिनका नाम हल्दीराम था उनका जन्म 1908 में बीकानेर में हुआ था, जो कि ये गरीब परिवार के रहने वाले थे। साथ ही इनके दादाजी भुजिया बाजार में अपना भुजिया का मार्केट रखे थे, जहां पर इनके दादाजी भुजिया वगैरह का व्यापार करते थे, यानी कि बेचते थे। इसी वजह से कहीं ना कहीं हल्दीराम को बचपन से ही भुजिया में पूरा इंटरेस्ट आ चुका था। उन्हें भुजिया में इतना इंटरेस्ट आ रहा था कि उन्होंने 12 साल की उम्र से ही अपने घंटों समय भुजिया बनाया कैसे जाता है ये सीखने में अपना टाइम उसमें पूरा लगा दिया। और आखिर में उन्होंने भुजिया बनाने में देखा जाए तो एक तरह का महारत भी हासिल कर ली, क्योंकि उनका जो भुजिया रहता था वो लाजवाब बनता था। क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने जिस चीज में जितना टाइम दिया वो टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इन्होंने भुजिया बनाना तो सीख लिया, बट ये यहाँ पर भी शांत नहीं रुके। इन्होंने इसका बाद सोचा कि उन्हें कुछ अलग किया जाए और लोगों को कुछ अलग चटपटा सा कुछ खिलाया जाए जो कि भुजिया के साथ हो। इन्होंने देखा कि राजस्थान के लोगों को किसी भी चीज में मोठ का दाल जो होता है वो इन्हें बहुत ही पसंद आता था। तो इन्होंने सोचा क्यों ना मोठ का दाल और भुजिया को दोनों को मिक्स करके कुछ अलग एक रेसिपी बनाया जाए, यानी कि भुजिया में ही कुछ मोठ का दाल मिला दिया जाए जिससे कि लोगों को पसंद भी आए। और जब ये रेसिपी बनी तो लोगों को ये इतनी पसंद आई कि इनका जो सेल था ये यहाँ से यहाँ तक का सफर तय कर रहा है। इसके बाद इन्होंने सोचा क्यों ना अपना जो भुजिया है उसे मार्केट में सबसे अलग बनाया जाए, यानी कि एक ऐसा भुजिया जिसके लिए कॉम्पिटिटर मार्केट में हो ही ना। अगर आप सोचो, मान लो अगर एक तरह के भुजिया बना रहे हो वो तो कॉपी सबको ही कर सकते थे, बट उनका माइंड में चल रहा था कि आखिर हम ऐसा क्या कर सकते हैं जो कि और जो भुजिया बना रहे वो लोग उस चीज को नहीं कर सकते। इन्होंने इसके लिए महीनों रिसर्च करके एक ऐसा शेप का बेस बनाया जिसमें कि पूरा पतला छेद हो, यानी कि जिससे कि वो पूरा क्रिस्पी भुजिया बना सकते हैं। और साथ ही उनका जो मसालेदार जो आइडिया था उससे वो अपना भुजिया सबसे अलग बनाना चाहते थे। इनको इस चीज में काफी मेहनत भी लगी, क्योंकि जो इनका जो साइज था वो परफेक्ट साइज वो बनाना चाहते। कहीं ना कहीं ये आसान काम तो नहीं था, क्योंकि अगर देखा जाए तो कोई भी जो मजदूर होते थे वो एक बार में ही इसे बनाने के लिए रेडी नहीं होते थे, क्योंकि इनका जो माइंडसेट था यानी कि पूरा पतला हो, क्रिस्पी हो और लोगों को पसंद भी आए। तो उस टाइप पे ये काफी रिसर्च करके, यानी कि काफी बहुत सारे लोगों से मिले जो कि इस चीज के बारे में जानते हैं, इस चीज को बनाते हैं। उन लोगों से मिलने के बाद अंतिम में फाइनल में इन्हें एक जो आउटपुट मिला वो बहुत ही अच्छा रहा। और आखिर में इन्होंने जो उसको लॉन्च किया उसके बाद से इनको शॉप के बाहर अब लंबी लाइन लगनी शुरू हो चुकी थी, क्योंकि वो जो अब भुजिया बन रहा था वो अब सिर्फ भुजिया नहीं बल्कि एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा खासा एक नया तरह का भुजिया बन चुका था जो कि मार्केट में और किसी के पास नहीं था। अगर हम हल्दीराम को अगर एक तरह से मार्केटिंग जीनियस भी बोले तो वो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि हल्दीराम इतने शातिर थे कि उन्होंने अपने भुजिया को एक ब्रांड की तरह बदलने का उनके माइंड में आने लगा था। उन्होंने सोचा कि आखिर अब जो मेरा भुजिया है आखिर उसको भी कोई कॉपी कर सकता है। यहाँ तक कि उनका जो भुजिया का जो साइज था, अगर उनकी यहाँ का अगर कोई मजदूर आकर के किसी दिन काम करता है और दूसरी जगह पर बता देता है कि इसका ये है, तो उनका कहीं ना कहीं भुजिया कॉपी हो सकता था। बट अब उनके माइंड में कुछ अलग ही कुछ चल रहा था। उनके माइंड में अब ये चल रहा था कि अब इसे कुछ अलग नाम दे करके कुछ अपने मार्केट में कुछ अलग अपना नाम बनाया जाए। तो इन्होंने क्या किया कि बीकानेर के एक प्रसिद्ध राजा थे जिन्हें लोग एक सम्मान की नजर से देखा करते थे, उनका नाम था दंगर सिंह। इन्होंने अपने भुजिया का नाम ही रख दिया दंगर सेव, जिस वजह से लोग इनके नाम से ही इतने प्रभावित हुए, क्योंकि वो जो राजा थे उनका तो पर्सनैलिटी ऑलरेडी बनाया था उस जगह पे। अब जब उसी नाम से उन्हें भुजिया देखने को मिला तो लोगों के मन में आया कि एक प्रीमियम जो क्वालिटी होता है, क्योंकि वो तो महाराजा थे ना भाई, ये कोई छोटा मोटा इंसान के नाम पर तो वो चीज रखे नहीं थे। तो कहीं ना कहीं उनका जो भुजिया था अब प्रीमियम क्वालिटी का बन चुका था, और साथ ही लोग इस भुजिया के लिए पैसे देने के लिए भी रेडी थे। अब क्या हुआ कि इनका जो सेल था भाई अब यहाँ से यहाँ तक और बढ़ गया। दोस्तों यहाँ तक तो मुझे भी लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं ये कहानी ही लग रहा है, बट ये कहानी नहीं, ये एक हकीकत है।
हल्दीराम ने अपने बिजनेस को अब और तेजी से ग्रो करने के लिए अपने दो भाइयों के साथ मिलकर के काम करने के बारे में सोचा और इन्होंने 2 साल तक लगातार अपने भाइयों से मिलकर के बिजनेस में काम किया और काफी मुनाफा भी वहां पर वो कमा रहे थे। पर अचानक इन्हें कुछ ऐसा देखना पड़ा जो कि एक कहीं ना कहीं इनके जीवन में एक बुरा समय आया। इनकी शादी हो चुकी थी और साथ ही इनके 3 बच्चे भी हो चुके थे उस टाइम पे जब इन्होंने अपने भाइयों के साथ ये बिजनेस स्टार्ट किया था। हल्दीराम की पत्नी और उसके भाई की पत्नी के बीच में इस प्रकार की झगड़ और लड़ाई हो चुकी थी कि अब वो उस घर में नहीं रुक सकते थे। इस वजह से उन्हें व्यापार से भी निकाल दिया गया और इन्हें घर तो छोड़ना ही पड़ा, बिजनेस भी चला गया था। फिर इनके ऊपर एक अलग सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी क्योंकि इनके साथ 3 बच्चे और साथ ही एक पत्नी भी थी, तो कहीं ना कहीं उनके रहने के लिए जगह का भी व्यवस्था करना पड़ता। साथ ही इनके पास उतना रोने धोने का कोई समय नहीं था कि वो अफसोस कर सकते थे कि वो वहां से निकल चुके हैं, क्योंकि उनके साथ फैमिली भी थी। इस वजह से उन्होंने क्या किया, अपने लिए एक काम ढूंढना जल्द से जल्द शुरू कर दिया। तभी काम ढूंढते ही ढूंढते उन्हें एक बचपन का दोस्त मिला जो कि हल्दीराम ने उन्हें बचपन में 200 रुपए दे करके कभी हेल्प किया था। तो बस उसके दोस्त ने उस मदद को भूला नहीं था और उसने अपने दोस्त हल्दीराम को 100 रुपए लौटा दिए। इस वजह से हल्दीराम ने उस 100 रुपए से अपने पत्नी और बच्चों के लिए एक सस्ते में कोई रेंट से एक घर देखा, जिसमें सबसे पहले अपने बच्चों के लिए वहां पर रखा। उसके बाद इनके माइंड में चला कि भैया आखिर अब क्या किया जाए। इनकी जो पत्नी थी चंपा देवी, उन्हें मूंग दाल की रेसिपी बहुत ही अच्छी बनानी आती थी, जिस वजह से उन्होंने सोचा क्यों ना अब यहाँ पर मूंग दाल का ही बिजनेस स्टार्ट किया जाए। इनकी जो पत्नी चंपा देवी थी, उन्होंने मूंग दाल की रेसिपी बनाई और हल्दीराम ने इस चीज को अब मार्केट में लेकर के रोजाना अब इस चीज को बेचने लगे। धीरे ही धीरे लोगों ने इनके जो मूंग दाल थी उसको लोगों ने बहुत ही प्यार दिया, इतना ये भी धीरे धीरे सेल करने लगा कि इनके पास अब इतना पैसा आ चुका था कि अब वो अपने शॉप के लिए एक छोटा सा रेंट पे कोई दुकान ले सकते थे। ऐसे ही इनके पास पैसा आया, इन्होंने आराम से एक छोटा सा शॉप रेंट पे देख लिया और उस पे अपना दुकान चालू कर दिए। दुकान चालू करते ही इन्होंने सोचा क्यों ना अब अपना पुराना भुजिया को भी इसमें ऐड किया जाए। अब इन्होंने भुजिया को अपने शॉप में ऐड किया तो धीरे धीरे लोगों में हल्ला फैल गया कि भैया फिर से हल्दीराम, यानी कि लोगों में हलचल फैल गई कि हल्दीराम का दंगर सेव फिर से वापस आ चुका है। धीरे ही धीरे लोग उनकी दुकान पर आने लगे और दुकान बहुत ही जल्दी ग्रो होने लगा और उनकी दुकान के बाहर फिर से इतनी भीड़ लगने लगी कि मानो जैसे किस्मत ने पूरा खेल ही पलट दिया हो। आप इस वीडियो में यहाँ तक रुक चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना मत भूलना। दोस्तों काम करते करते उनके एक दोस्त ने उन्हें कोलकाता में जो दोस्त की बेटी थी उनकी शादी में उन्हें भुजिया बनाना था, तो इस ऑर्डर को मिलते ही उन्होंने इस ऑर्डर को एक्सेप्ट किया और वो जब कोलकाता गए और वहां पर जो बंगाली लोग थे उन लोगों को जब उन्होंने अपना भुजिया टेस्ट करवाया तो लोगों ने उस भुजिया की इतनी तारीफ की कि कुछ लोगों ने तो वहां पर खाते ही उनको ऑर्डर भी दे दिया कि भैया आप, मेरे भी घर में फंक्शन है, मेरे भी यहाँ पर अगर कुछ त्योहार होगा या फिर कुछ भी नया प्रोग्राम मनाया जाएगा तो आपको मेरे यहाँ पर आकर के भुजिया बनाना है। इन्हें धीरे धीरे वहां पर 2 दिन ऑर्डर भी मिल गए, तो इन्हें वहां से तो ये समझ में आ गया कि भाई साहब अपना जो मार्केट है वो बंगाल में भी अच्छा खासा बड़ा हो सकता है। तो इन्होंने क्या किया, धीरे ही धीरे घर आए और धीरे धीरे अपने छोटे बेटे रामेश्वर लाल और अपने बड़े पोते शिव किशन को कोलकाता में अपना एक छोटा सा शॉप रेंट में देख करके ओपन करने को कह दिया। इसके बाद रामेश्वर लाल और शिव किशन जब कोलकाता गए और इस बिजनेस को जब शुरुआत करने लगे, इन्होंने बहुत ही धैर्य रख करके, बहुत ही सोच समझ करके एक अच्छे लोकेशन पर अपना जो दुकान था वो ओपन किया। और आपको बता दो कि ये जो दुकान थी वो एक छोटी सी दुकान से इन्होंने वहां पर भी शुरुआत किया। ऐसा नहीं कि उन्होंने जा करके वहां पर बहुत सारे पैसे लगा दिए और एक ही बार में बहुत सारा बड़ा सा कोई शॉप खोल दिया। इन्होंने ये गलती बिल्कुल भी नहीं की। उसके बाद इन्होंने जैसे ही वहां पर अपना शॉप ओपन किया, धीरे धीरे लोगों को इनके भुजिया के बारे में पता चलने लगा। लोगों को इनका भुजिया इतना पसंद आया कि वहां पर भी इनका भुजिया चल पड़ा। उन्होंने शिव किशन और रामेश्वर लाल ने मिलकर सोचा क्यों ना यहाँ पर कुछ बंगाली लोगों के लिए कुछ अलग बनाया जाए, यानी कि एक ऐसा भुजिया जो कि बंगाली लोगों के लिए हो। तो इन्होंने सोचा क्यों ना एक बंगाली मिक्सचर बनाया जाए जिससे लोगों को एक टेस्ट मिले। और बंगाली लोगों को तो भाई आपको पता ही है, जैसे कि मूढ़ी के साथ हो गया मिक्सचर खाना। तो उन्होंने इस चीज को वहां के मार्केट को देख करके एक नया डिसीजन लिया और इस चीज के बारे में सोचा। तो इन्होंने अपने शॉप में बंगाली मिक्सचर को लाया, लोगों ने धीरे धीरे उस चीज को भी टेस्ट किया, तो लोगों ने इस मिक्सचर को भी बहुत सारा प्यार दिया, लोगों ने इसे भी बहुत ही खरीदा। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं हल्दीराम की यहाँ पर भी जो किस्मत थी वो शायद समझो भाई किस्मत वालों की ही ऐसी किस्मत होती है जिन्हें
जहां पर कदम रख रहे थे भाई इन्होंने सक्सेस ही पाई है। फिर इनके बड़े पोते शिव किशन ने सोचा क्यों ना अब इस बिजनेस को कहीं अलग जगह पर भी ओपन किया जाए जो कि हल्दीराम से ही हो। इन्होंने क्या किया, नागपुर में आकर के हल्दीराम के नाम से एक नया स्टोर ओपन किया। उन्होंने वहां पर लोगों को देखा कि वहां के जो लोग थे उन्हें मिठाइयां बहुत ही पसंद आती थी, यानी कि हो गया रसगुल्ला, रसमलाई, मीठी जो भी चीजें थे वहां के लोगों को बहुत ही पसंद आती थी। तो इन्होंने क्या किया कि अपना जो भुजिया था उसके साथ इन्होंने काजू कतली को वहां पर ऐड कर दिया। वहां के जो लोग थे उन्होंने जल्दी कभी काजू कतली कभी ट्राई किया नहीं था, तो कहीं ना कहीं उनका जो काजू कतली था उनका वहां पर ठप पड़ जा रहा था। इस चीज को उन्होंने ग्रो करने के लिए उन्होंने एक तरीका अपनाया, यानी कि यहाँ पर उन्होंने अपना एक मार्केटिंग अपनाया, एक तरीका ऐसा अपनाया जिससे वो भी बिकने लगा। उन्होंने क्या किया, जो भी काजू कतली थे उस चीज को उन्होंने बोल दिया कि फ्री ट्रायल, यानी कि भाई एक बार फ्री में आप टेस्ट करके देख सकते हो, अगर काजू कतली पसंद आई तो खरीदना वरना मत खरीदना। तो जब लोगों ने काजू कतली जिसने ट्राई की उन्हें काजू कतली बहुत ही पसंद आई, और उसके बाद क्या था, फिर उनका काजू कतली जो था वो भी चल पड़ा। देखते ही देखते उनका जो वहां का भी जो स्टोर था उसमें भी भीड़ लगने लगे भाई साहब। और फिर अचानक एक दिन शिव किशन वहीं के आसपास के एक रेस्टोरेंट में गए, वहां पर जाकर के देखा तो उन्हें देखने को मिला कि एक रेस्टोरेंट में सिर्फ इडली और डोसा से एक इंसान एक अच्छा खासा मुनाफा जनरेट कर रहा था। यानी कि देखा जाए तो सिर्फ इडली और डोसा बेच करके भाई उनके होटल में इतनी भीड़ थी कि इनका दिमाग घूम गया। तो इन्होंने फिर आया और इन्होंने सोचा क्यों ना अब अपना एक छोटा सा रेस्टोरेंट ओपन किया जाए जिसमें कम से कम 30 लोग बैठ सके। तो इन्होंने क्या किया कि अपना एक छोटा सा रेस्टोरेंट ओपन किया जिसमें 30 सीट रखे। अब धीरे ही धीरे लोगों को बुलाने के लिए इन्होंने शुरुआती में डोसा और इडली ही रखा, जिसके बाद जैसे जैसे लोग आने लगे, जैसे जैसे वो 300 सीट फुल हो गए, उन्होंने इस चीज को बढ़ाने के लिए फिर 60 पीस में कर दिया। यानी कि अपने रेस्टोरेंट में अब 60 कुर्सियां लगा दी, यानी कि अब जहां पर 30 लोग बैठ सकते थे अब वहां 60 लोग आसानी से बैठ सकते थे। इन्होंने इसके साथ ही साथ समोसा और कचौड़ी भी अपने मेन्यू में ऐड कर दिया। यानी कि अगर वेटर उन्हें पूछने जाता था कि इडली डोसा साथ ही आपको सांभर और आप साथ ही आप समोसा और कचौड़ी भी आप ट्राई कर सकते हो, ये भी बहुत ही लोगों को पसंद आ रहा है। तो जब कुछ लोगों ने इसे ट्राई किया, तो जब लोगों ने इस चीज को समोसे और कचौड़ी का ट्राई किया, कहीं ना कहीं लोग इसके ट्रस्टेबल एक कस्टमर बन चुके थे। दोस्तों यहाँ तक आपको तो समझ में आ गया हो कि हल्दीराम की ये जो जर्नी थी इसी तरह बहुत ही आगे जाती गई। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि इसका एक अगला और पार्ट आए तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना, मैं पूरी जरूर कोशिश करूंगा कि इसका एक अगला और पार्ट लाया जाए। क्योंकि इनका जो स्टोरी है भाई कोई इतना सा नहीं है, क्योंकि इनका जो सफर रहा है वो बहुत ही बड़ा रहा। आपको मैं बता दूं कि हल्दीराम को लगभग आज से मुझे लगता है लगभग 100 साल हो चुके हैं मार्केट में आए हुए। तो आप सोच सकते हो कि 100 साल का हिस्ट्री निकाल करके भाई आपको मैं 10-15 मिनट में आपको मैं बताने का ट्राई कर रहा हूँ। और मेरे ख्याल से ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, और वीडियो को लाइक भी एक जरूर कर देना। तो चलिए मैं मिलता हूँ फिर से एक नई वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।